So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. First of all, in today's lecture, we are going to review the previous lectures. In previous lecture, we were discussing about selection and selection process. हमने बात की थी कि selection is basically screening of job or job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired. और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था that right person for the right job. You have to hire right person for the right job at the right time. This is basically also part of human resource planning. ठीक है. So इसके लिए हमने कहा था कि there are various selection tools. Number one was application forms, जिनके थ्रू आप जो वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. एक यूनिवर्सल टूल है, टेक्निक है कि एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप जो वो डेटा कलेक्ट करते हैं. रिटन टेस्ट जो वो आप कंडक्ट कर सकते हैं. फिर इसी तरह से परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट जो वो ये आर्मी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सिमुलेशन टेस्ट जो वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं. इवन ट्रेनिंग्स होती हैं सिमुलेशंस के थ्रू, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर जो वो ये परफॉर्म किए जाते हैं. ड्राइविंग जो होते हैं सिमुलेटर पायलट्स के लिए स्पेशली जो वो सिमुलेटर्स होते हैं. फिर इसी तरह से वो आपकी जो वो रियल टाइम वॉर क्रिएट करके विद बैलेट्स और यू कैन से रबर बुलेट्स के साथ जो वो सिमुलेशन की जाती है. यस. और इसी तरह से फिर जो वो इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जा सकते हैं. और ये यूनिवर्सली यूज जो वो ये भी तरीकाकार है इंटरव्यूज का, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स वाला था. इसी तरह से बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी आर्मी और पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है एप्लीकेंट्स की. तो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी एक सिलेक्शन टूल है. फिर इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन भी इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है. आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने जो वो लास्ट लेक्चर जो वो एंड किया था, दैट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है. सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो वो इस्टेब्लिश किए होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. क्योंकि क्या होता है, आप यूजुअली देखिएगा, आप किसी शॉप के ऊपर गए, किसी भी ब्रांड के ऊपर चले जाएं, मेट्रो पे चले जाएं, स्टाइलो पे चले जाएं, सर्विस शूज़ पे चले जाएं, या इवन किसी भी ब्रांड जो क्लॉथिंग ब्रांड है वहाँ पे चले जाएं, तो वहाँ पे आप देखिएगा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वहाँ का स्टाफ होता है. वो स्टाफ जब कस्टमर जो है वो उसको डील करते हैं, तो वो जो सेल होती है वो डायरेक्टली उस स्टाफ के खाते में जो है वो डाली जाती है, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड होते हैं और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं. अब ये सिर्फ एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ. इसके अलावा भी जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये टारगेट बेस्ड हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, कमीशन बेस्ड हैं. इसी तरह से मार्केटिंग कंपनीज हैं, कितनी सारी जो वो सेल कंपनीज हैं. ये एक जो वो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. ओवरऑल सबके लिए एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टेब्लिश होना चाहिए, और होता है, यूजुअली होता है. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा ही है जैसे MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ये सारे सिस्टम्स होते हैं. HRM सिस्टम होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मार्केटिंग सिस्टम होता है, परचेजिंग सिस्टम होता है. ये सारे सिस्टम्स एक ही सिस्टम के अंदर मर्ज किए होते हैं उन्होंने MIS के अंदर. यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो MIS पे बेस कर रही होती हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर. क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं सबको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑब्वियसली फॉर डिसीजन मेकिंग, सो दे कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम टू मेक द राइट डिसीजंस. सो वो MIS के थ्रू जो वो कलेक्ट कर लेते हैं. जहाँ पे ओवरऑल MIS सिस्टम नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे सिस्टम्स जो है वो इस्टेब्लिश हुए होते हैं, जैसे ERP के नाम से, या परचेजिंग सिस्टम के नाम से, या फिर जो वो सेल्स इनवाइसेस के नाम से, या फिर इस तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से. ये छोटे छोटे सिस्टम्स जो है वो डेवलप हुए होते हैं. आप एक भी कर सकते हैं और जो वो सब्सिडरीज भी बना सकते हैं, पार्ट्स के अंदर भी बना सकते हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक तो होता है स्किल बेस्ड, जो आपकी पे के ऊपर जो वो डिसाइड किया जाता है. जब आपकी पे डिसाइड की जाती है ना, यूजुअली इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो स्केल बेस्ड होती है,
कि जो स्केल होता है उसकी बेस पे जो वो सैलरी जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्किल बेस्ड रेम्यूनरेशन का जो वो सिस्टम होता है, रेम्यूनरेशन बोलते हैं पे को, ठीक है, या वेजेस को। So skill-based pay is a pay system that rewards employees for the job skills they can demonstrate, जो वहाँ पे वो डिप्लॉय करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे अपनी सर्विसेज देंगे उन उस स्किल। फॉर एग्जांपल एक जो वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, आपने हायर किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक स्किल है, तो उस स्किल की बेस पे जब वो उसको सैलरी दी जाएगी जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। और इसीलिए वेरी कर रही होती है, एक ही पोजीशन, एक ही तरह की जॉब नेचर के दो लोग हैं, एक के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, एक के पास कम है, तो आप देखिएगा यूजुअली कि उनकी सैलरी के अंदर फ़र्क होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल। सो एक परफॉर्मेंस स्किल बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड जो वो होती है, दूसरा वेरिएबल पे है। अब ये वो वाली कंपनसेशन है जो वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि जब भी आपने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की या कम की, जैसे हम टारगेट बेस्ड या कमीशन बेस्ड जॉब की बात कर रहे थे, अभी फार्मास्यूटिकल जॉब्स की एग्जांपल ले रहे थे, या फिर जो ये सेल्स पर्सन होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, या फिर ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के अंदर यही सिस्टम चल रहा है। सो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि आपकी फिक्स्ड सैलरी बहुत कम होती है, साथ आपको जो वो कुछ वेरिएबल जो वो अटैच कर देते हैं, मीन्स आपको जो वो टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि आप इतना टारगेट अचीव करेंगे तो इतने % आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इतनी गाड़ियाँ आप सेल करवाएंगे या इतने बाइक्स आप सेल करवाएंगे तो आपको इतने % जो वो हर बाइक में से कमीशन मिलेगा। सो वो वेरी करेगा ऑन योर परफॉर्मेंस। जितने भी ये कमोडिटीज़ हैं यूजुअली, इसमें मैंने देखा है मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया है कि वो उन्होंने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी टारगेट्स दिए होते हैं, होलसेलर्स को भी टारगेट्स दिए होते हैं, जो रीसेलर्स हैं उनको भी टारगेट्स दिए होते हैं, इवन आपके जो पर्सनल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज हैं उनको भी जो है वो टारगेट्स मिले होते हैं कि आप जो वो इतने अगर सेल करेंगे पर मंथ, कुछ ने अमाउंट के अंदर जो वो डिसाइड किया होता है, कुछ ने यूनिट सोल्ड के ऊपर जो वो रखा होता है। सो आप उस बेस पे जब जो वो कमीशन रख देते हैं तो इट मींस दैट मे वेरी, कि टारगेट अचीव हो या ना हो, ठीक है। सो वो उस बेस पे फिर वेरी करती है, सो इसको फिर वेरिएबल पे बोला जाता है। सो इसी तरह ये थी आपका जो वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ओवरऑल, इसको सम अप कर देता हूँ ज़रा, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली it established the performance standards that are used to evaluate the employee performance। ये करना किसको है? कंपनी को करना है। कंपनी को ये सिस्टम इस्टेब्लिश करना है कि आपको जो वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को आपने किस तरह से मैनेज करना है। कुछ जो वो फिक्स्ड सैलरी आपने जो वो किस तरह से जो वो उनको अवॉर्ड करनी है, और इसी तरह से आपने जो वो टारगेट बेस्ड जो वो कौन सी चीज़ें जो वो, या कमीशन बेस्ड जो वो कौन सी चीज़ें रखनी है, या परफॉर्मेंस के ऊपर किस तरह से आपने अप्रेजल देने हैं, या परफॉर्मेंस की बेस पे किस तरह से। और यूजुअली आगे जाके जब हम रेम्यूनरेशन के अंदर, बल्कि एचआरएम का एक सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे, तो जब इंसेंटिव्स लगते हैं या इंक्रीमेंट्स लगते हैं एक साल के बाद एम्प्लॉयज़ के, तो वहाँ पे भी जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो डिफरेंस डाला जाता है कि एक एम्प्लॉय ने फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा अचीव किया, एक ने कम किया, तो ऑब्वियसली दोनों की जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क है, तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो फ़र्क डालते हैं। सो दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो this is basically employee performance management, that you have to manage the performance of employees। उसके ऊपर आपने जो वो परफॉर्मेंस की बेस पे उनको जो वो ऑब्वियसली फ़र्क डालना है। देन आ जाती हैं आपकी ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ये इसका स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो सिलेक्शन था, सिलेक्शन के बाद फिर आपका वो था इंट्रोडक्शन, जिसको हमने क्या बोला था जी? ओरिएंटेशन, सॉरी मैं माइंड से वर्ड निकला हुआ था। सो ओरिएंटेशन हुआ, फिर ओरिएंटेशन के बाद इसका स्टेज आता है ट्रेनिंग का।
अब ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट कैसे है कि आपने एक टर्म सुनी होगी जी, री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील। अब री इन्वेंटिंग द व्हील क्या होता है, कोई बताएगा जी आप लोगों में से? जी आप बता। सर टू इम्प्रूव एंड इनोवेट ऑन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। नहीं, री इन्वेंटिंग द व्हील ये होता है, रीइन्वेंटिंग मींस सर आदमी पूरा रीइन्वेंटिंग मींस कि एक चीज जो ऑलरेडी ऑलरेडी एक इन्वेंट स्टैंडर्ड हो आपने चुकी है। अचीव कर लिया है, हाँ डोंट गो बैक हाँ। स्केल वन, आप उससे फर्दर इंप्रूव करें। Move forward। अब क्या होता है री इन्वेंटिंग द व्हील से मतलब ये है कि आप एक ही चीज को बार बार करी जा रहे हैं, या फिर एक काम, और रिसर्च के अंदर स्पेशली ये जो वो टर्म बहुत यूज होती है कि आपने जो वो इसी वजह से लिटरेचर रिव्यू और वहाँ पे ये सारी चीजें जो वो की जाती हैं कि ऑलरेडी व्हील जैसे इन्वेंट हुआ हुआ है, आप दोबारा से वही एफर्ट कर रहे हैं विदाउट सर्चिंग इंफॉर्मेशन आउटसाइड द मार्केट। आपको पता ही नहीं है कि व्हील इन्वेंट हो चुका है और आप फिर वही व्हील ही री इन्वेंट करी जा रहे हैं। तो मीन्स आप जो वो अपनी एफर्ट्स को जो वो जाया कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है। सो री इन्वेंटिंग द व्हील, यहाँ पे मैंने क्यों जो वो कोटेशन यूज की, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉय आपके पास आ गए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपने उसको एक टास्क असाइन किया, वो टास्क को फॉर एग्जाम्पल जो 1 घंटे के अंदर होने वाला था या उसके लिए आपको 1 दिन चाहिए था, वो 1 दिन की बजाय 4 दिन ले रहा है उसी टास्क के लिए, क्योंकि उसके पास वो प्रैक्टिस नहीं है, वो आपके पास न्यू कमर है, उसको उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया तो अब वो आपका एम्प्लॉय है, अब वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, नॉट दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका बेसिकली हो रहा है, मींस आपकी कॉस्ट पे हो रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट पे हो रहा है। सो इस वजह से वो टर्म मैंने यूज की, दैट यू शुडंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, कि आपको जो वो दोबारा से व्हील को री इन्वेंट नहीं करना, आप उन्हें बताएं कि ये इन्वेंट हो चुका है। ठीक है, यस। अब वो मिस्टेक्स को रिपीट कर रहा है जिस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। एक तो हो गया वेस्टेज ऑफ टाइम, दूसरा हो गया वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। कि फॉर एग्जाम्पल 4 दिन बाद वो काम करके उसने जो वो 70 पेजेस जो वो उसने प्रिंट्स आपके ज़ाया किए, वहाँ पे वेस्टेज किए, वहाँ पे बिजली जो वो यूज़ हुई, उसने आपके ऑफिस का एसी यूज़ किया, मींस आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है, ठीक है, आपके फिजिकल रिसोर्सेज लग रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लग रहे हैं। इन सारी कॉस्ट्स की बेस के ऊपर उसने जो वो 1 दिन वाला टास्क 4 दिन के अंदर परफॉर्म किया। सो इट मींस ही इज वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज योर रिसोर्सेज। सो आप अपने रिसोर्सेज को भी ज़ाया होने से बचाएं, इस वजह से भी ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। सो आपको जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए। ट्रेनिंग जो वो 2 तरह की होती है, वन इज जर्नल एंड वन इज स्पेसिफिक। जनरल ट्रेनिंग्स के अंदर जो वो कुछ ट्रेनिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्रामिंग है, कस्टमर सर्विस है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है। ये बेसिक बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो आपकी जर्नल कैटेगरी के अंदर आती हैं। कुछ जो वो स्पेसिफिक हैं, जैसे बेसिक वर्क लाइफ स्किल्स हैं, इसको वर्क लाइफ बैलेंस भी बोला जाता है, क्रिएटिविटी है, कस्टमर एजुकेशन है, डाइवर्सिटी है, कल्चर अवेयरनेस है, चेंज मैनेजमेंट है, रेमिडियल राइटिंग है, या कंटेंट राइटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, पर्पसफुल राइटिंग भी बोल सकते हैं। देन इसी तरह से लीडरशिप है, प्रोडक्ट नॉलेज है, पब्लिक स्पीकिंग है, सेफ्टी एथिक्स है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, टीम बिल्डिंग है, वेलनेस है। मींस कि ये वो वाली स्पेसिफिकली किसी ना एक किसी टॉपिक के ऊपर या किसी स्किल के ऊपर बेस कर रही हैं। जो स्पेसिफिक हो जाएंगी, किसी स्किल के ऊपर बेस करेंगी, उसको आप जो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग बोलेंगे। सो ट्रेनिंग्स जो वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको देखना है कि आपको अपने एम्प्लॉय के लिए कौन सी ट्रेनिंग करवानी। इनके अलावा भी हो सकती है, ये फॉर एग्जाम्पल दी गई है, इनके अलावा भी हो सकती है, ये नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ ये 2 ही कैटेगरी की है, इनके अलावा भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकती है। अब आपके यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग मेंशन नहीं है, लेकिन आपके एम्प्लॉय को जरूरत जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल या उसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो आप उसको जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते रहेंगे तो उसका फायदा नहीं है।
अगर एक टीचर है तो उसको शायद जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, या एक पब्लिक स्पीकर है तो उसको शायद जो है वो ज्यादा जरूरत है। सो नीड फॉर द ट्रेनिंग, ये भी जो वो मैनेजरियल पोजीशंस को जो वो असेस करना है कि किस तरह की जो वो ट्रेनिंग की हमारे एम्प्लॉयज को जरूरत है, या जो बंदा हमने जो पर्सन हायर किया हमने उसको किस तरह की ट्रेनिंग की जो वो जरूरत है। सो ये थी आपकी जो वो ट्रेनिंग्स। देन इसी तरह से ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे कुछ इनमें से थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि आपने पर्सन को हायर कर लिया, अपनी सीट पे पोजीशन पे बिठा दिया, अब उसी जॉब के ऊपर उसकी ट्रेनिंग होगी, उसी जॉब के ऊपर उसी पोजीशन के ऊपर उसकी ट्रेनिंग होगी। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, अब उस प्राइम मिनिस्टर की चेयर के ऊपर उनकी ट्रेनिंग हो रही है। ऐसे नहीं हो सकता कि और कोई जो वो उनके लिए पोजीशन या उनके 5 साल उनकी ट्रेनिंग की जाती, फिर जो वो अब वो प्राइम एज अ प्राइम मिनिस्टर जो वो ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी ये नहीं हो सकता कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की ट्रेनिंग पहले दे दें जी, वन आप जब मर्जी जाए। सो इस वजह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। Implies learn how to do tasks simply by performing them, usually after an initial introduction to the task। आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद आपको जो वो अपनी जॉब के ऊपर ही ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली एग्जांपल है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये मैंने वैसे एक बात कर दी। जनरली आप जो वो ऑर्गेनाइजेशन की कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो वो एक मार्केटिंग मैनेजर हायर किया, आप डायरेक्टली उसकी ट्रेनिंग पे आपने उसको नहीं भेजा, आप डायरेक्टली उसको जब वो फील्ड के अंदर भेज दें, वो खुद ही सीखेगा, ठीक है, वहां पे उस ऑन जॉब। अब ये ट्रेनिंग जो वो ये इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर लिखा गया कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना आपको, तो वहां पे लिखा होता है कि जी ये वाला प्रोबेशनरी पीरियड है, फिर इसके बाद जो वो आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। वो जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, दैट इज बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड, कि आप जो वो ट्रेनिंग के अंदर हैं, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। देन इसी तरह से जॉब रोटेशन है कि आप जॉब्स को रोटेट करते हैं, कि दूसरी वैरायटी ऑफ टास्क का एक्सपोजर लेने के लिए या फिर डाइवर्सिटी अचीव करने के लिए, अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखने के लिए आप जॉब रोटेशन करते हैं। कुछ अरसे के लिए आपको जो वो जैसे यूनिवर्सिटी है, कुछ अरसे के लिए आपको एडमिशंस डिपार्टमेंट में रखा, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखा, फिर जो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर रखा, फिर जो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर रखा। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपको जो वो जॉब्स रोटेट की जा रही हैं। अब उसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपके पास वैरायटी ऑफ स्किल आ गई, दूसरा ये कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से छुट्टी पे चला जाता है या छोड़ के चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो एक वेकेंट पोजीशन नहीं होगी, मींस कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आएगा। आपका एक पर्सन जो आपने ट्रेंड किया हुआ वो वहां से उठा के आप यहाँ पे बिठा देंगे ताकि वो काम चला ले। सो गैप नहीं आएगा, ठीक है। सो इसको आप बोलते हैं जॉब रोटेशन, कि आप जॉब रोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड कोचिंग, आप मॉनिटरिंग के थ्रू, मींस मॉनिटरिंग बोलते हैं थ्रू ऑब्जर्विंग, कि आप ऑब्जर्व करके या कोचिंग करके जो वो उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच की होती है या फिर फुटबॉल प्लेयर्स की होती है, तो आप उनको कोच कर रहे होते हैं। सो इनकी मेंटोरिंग और कोचिंग करके आप जो वो कर सकते हैं ट्रेनिंग। देन एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस हैं, कि आप जो वो उनको कोई टास्क दे के, जैसे सिमुलेशन है या फेस टू फेस टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, इसके अंदर आप उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम पायलट्स की एग्जांपल ले रहे थे या आर्म्ड फोर्सेस की जो वो एग्जांपल ले रहे थे, सो वो एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस हैं। देन इसी तरह से जो वो आपकी वर्क बुक्स हैं, जिनको आप जो वो मैनुअल्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी आप ट्रेन करवा सकते हैं कि आप जो वो अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप, जैसे एक प्रोडक्ट के साथ यूजर मैनुअल नहीं मिलता, वैसे आप जो वो आप जॉब के मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, कि इस जॉब की ये रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये अथॉरिटीज हैं आपके पास। सो उन मैनुअल्स के थ्रू भी आप जो वो ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इधर इसी तरह क्लासरूम लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसे सेमिनार या वर्कशॉप्स जो वो आप बोलते हैं। सो दीज आर सम ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स कि जिनको जो वो आप यूज करके अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं।
इसी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स भी हैं, जैसे सीडी रोम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, सैटेलाइट टीवी है, ई लर्निंग है, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टर टेक्निक है। सो इनके थ्रू भी आप जो वो कर सकते हैं। सो ये थे जी कुछ ट्रेनिंग मेथड्स। जो इसके बाद जो वो हमारा टॉपिक है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, कि आपको परफॉर्मेंस कैसे जो वो अप्रेज करनी है, या फिर उनको जो वो कैसे ग्रो करना है, उनकी सैलरीज को कैसे जो वो इम्प्रूव करना है या डिक्रीज करना है, उसके लिए कुछ मेथड्स लिखे गए हैं, इजी हैं, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। मींस आप उनसे रिटन टेस्ट लेके कर सकते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स बनते हैं जो पूरा साल रिव्यू करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सो उनके थ्रू आप जो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो वो कर सकते हैं। अप्रेजल बोलते किसको हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, कि जब आप अपनी एम्प्लॉयज़ की एक साल के बाद या जो भी आपने टेन्योर फिक्स किया हुआ है उसके बाद आप उनकी इम्प्रूवमेंट करते हैं, या उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट्स लेके आते हैं, या इंसेंटिव्स लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, अप्रेजल सिस्टम। क्या आप अप्रेज कर रहे हैं। अप्रेज किस चीज़ के ऊपर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो अप्रेज मिलेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा, रिड्यूस करेंगे आप या फिर पेनल्टीज डालेंगे। सो अप्रेजल सिस्टम हमेशा से जब जहां पे भी वर्ड यूज होएगा, इट मींस कि अप्रेज किया जा रहा है, मींस रिवॉर्ड किया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। सो ये उस चीज के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। ये अप्रेजल मेथड्स हैं, इनको जस्ट एक दफा जो वो आपने गो थ्रू कर लेना है। लास्ट जो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट व्हाट डिटरमाइंस द पेज एंड बेनिफिट्स, कि कौन सी चीज़ें आपकी पे, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जब आप यहाँ से ग्रेजुएटेड हो जाएंगे तो उसके बाद जो वो आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो ये चीज़ बड़ी जो वो हर्ट करती है कि आप जो वो सपने या ख्वाब जो वो बड़े लेके गए होते हैं और आगे से जो वो रिस्पॉन्स मार्केट से कम मिलता है। सो व्हाट डिटरमाइंस पे एंड द बेनिफिट्स, क्या चीजें हैं जो बेसिकली पे को या बेनिफिट्स को डिटरमाइन करती हैं, या आप ये कह लें कि कॉजेज ऑफ बेनिफिट्स और पे, कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से जो वो पे एक्यूमुलेट की जा सकती है, कि पे कम क्यों है यहाँ पे या ज्यादा क्यों है, इसकी रीजंस बेसिकली जो वो इस चार्ट के अंदर डिस्कस की गई है। सो सबसे पहले जो वो एक रीजन ये होती है एम्प्लॉय टेन्योर एंड परफॉर्मेंस, कि कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए। इफ यू आर अ फ्रेश तो आपकी सैलरी कम होगी, इफ यू आर एक्सपीरियंस तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, इवन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इवन इन प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, चाहे जिस तरह की भी कंपनी है। इफ यू आर अ फ्रेश कैंडिडेट, आप न्यू मार्केट के अंदर गए हैं, तो आप ज्यादा बहुत बड़े सपने जो वो ना लेके जाएं, आपको जो वो सैलरी कम ही ऑफर होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप ट्रेन हो रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, तो आपकी सैलरी जो वो इंक्रीज करनी चाहिए। So employee tenures means how long has employees been with the organization and how has he performed in the organization. So इस चीज की बेस के ऊपर बेसिकली आपकी रेम्यूनरेशन डिसाइड की जा रही होती है। देन द सेकंड रीजन इज काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म्ड, कि आप किस तरह की जो वो आपकी जॉब नेचर क्या है। यू कैन से जॉब नेचर, कि आपकी जॉब नेचर एनालिटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, टेक्निकल है। आपने शुरू के अंदर पता स्किल्स पढ़ी थी कुछ जो वो मैनेजमेंट स्किल्स जिनको हम बोलते थे, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि कुछ जो वो आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं, कुछ आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स थी, याद है। सो वो क्या था बेसिकली, जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर यूज हो रही थी, या फिर जो वो अबव मिडिल लेवल जो वो यूज हो रही होती थी। एक बंदे के पास नेचर ऑफ टास्क या फिर नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि उसकी स्किल्स अच्छे वाली यूज हो रही है, इंटरपर्सनल या फिर जो वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की बेस पे वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो इट मींस उसकी जो वो सैलरी ज्यादा होंगी। जो सोचने वाली जॉब होती है ना, उस पर पैसे ज्यादा होते हैं, ठीक है।
जितना आप कम सोच रहे हैं मींस अब जैसे लेबर है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वो करते हैं, लेकिन पे उनकी सबसे कम होती है, जस्ट बिकॉज के दिमाग नहीं लग रहा। सर वो नॉर्मली बिजनेस में इधर टर्म यूज होती है कि लोड तो सबसे ज्यादा गधा उठाता है, इसका मतलब ये नहीं कि गधे को कोई हाँ, आदमी बना दिया जाए, सो तो इस पे डिपेंड करता है जो ज्यादा फिल्म। काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म्ड मींस के व्हाट इज नेचर ऑफ योर जॉब, आप किस लेवल की जो जॉब कर रहे हैं ये डिसाइड करती है। और ये एंट्री लेवल के ऊपर भी आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप जो सैलरी इमेजिन कर रहे हैं, आप पहले जॉब जो वो देखेंगे उसकी नेचर ऑफ जॉब कैसी है या काइंड ऑफ जॉब कैसी है। देन इसी तरह से काइंड ऑफ बिजनेस, क्या आप वो जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसका काइंड ऑफ बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसी है, वो एक प्रोडक्शन बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है। और यूजुअली अब सर्विस बिजनेस के अंदर जो है वो रेम्यूनरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, सर्विसेज के अंदर अब जो वो बिजनेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो इसी तरह से फिर जो वो प्रोडक्शन के अंदर भी फिर आप जो वो एफएमसीजीज के अंदर हैं या फिर जो वो नॉर्मल प्रोडक्शन के अंदर है। एफएमसीजीज क्या होती हैं, को बताएगा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये कौन सी आइटम्स होती हैं? जैसे बेकरी आइटम्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स जो होती हैं, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना बेकर पे चले जाएं तो वहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं वो एफएमसीजीज होंगी, ठीक है, दैट यू हैव टू डिलीवर इन 1 or 2 days, ठीक है। आपको जो वो उसकी एक्सपायरी जो वो 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर जो वो आपको करनी होगी। जैसे ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं ज्यादा, तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, वो 2 दिन में खत्म होना है, उस वजह से इस टाइप की ज्यादा जरूरत हो रही है। सो इसको आप बोलते हैं एफएमसीजीज। सो अगर एफएमसीजीज हैं तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन जो वो अगेन ज्यादा होता है, ठीक है, कि आपका जो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो वो नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। सो इसी तरह से आपकी जो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां पे ज्यादा होता है, टेक्सटाइल के अंदर जो वो अच्छा होता है। सो काइंड ऑफ बिजनेस क्या है ये आपको जो वो ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। देन इसी तरह से यूनियनाइजेशन, यूनियनाइजेशन क्या होती है कि यूनियंस बनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि इफ देयर इज यूनियन, जैसे आपकी पता है मार्केट के अंदर लेबर यूनियन होती है, बल्कि उसका नाम होता है बड़ा टिपिकल सा एक तो सिंपली उसको मार्केट यूनियन बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है अंजुमन ताजरान, ठीक है, ये नेम होता है उसका जी। सो उसको इंग्लिश में सिंपली मार्केट यूनियन बोलते हैं, ठीक है जी। वो अंजुमन ताजरान का मतलब क्या होता है? मार्केट यूनियंस, ठीक है, या ट्रेड यूनियंस होती हैं, ठीक है। So, ये जो यूनियंस है ना, जहाँ पे यूनियंस होती हैं, अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है ना, जैसे सर्विस है वहां पे लेबर की अपनी यूनियन बनी हुई है, शादाब शुगर मिल है वहां पे इतनी ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं कि उनकी अपनी यूनियंस बनी होती हैं। सो जहाँ पे यूनियनाइजेशन होती है वहां पे एम्प्लॉयज की स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती है, और ये ज्यादातर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। अगर कोई स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है या जिसकी एक ही फ्रेंचाइज है तो वहां पे जो वो यूनियनाइजेशन नहीं होती, वहां पे एम्प्लॉयज का स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स नहीं होती, वहां पे जो वो वहां पे सैलरी जो है वो यूजुअली कम मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक फैक्टर हो सकता है। देन जो है वो लेबर और कैपिटल इंटेंसिव, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है कि जहां पे लेबर डिमांडेड है, जिस चीज की जो वो डिमांड है उसकी ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे लेबर जो वो मिलती नहीं है, ठीक है, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप चले जाए तो वहां पे आपको मजदूर ढूंढना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, अब जो वो बहुत कम मिलते हैं, और वहां पे जो वो फिर आपको जो वो ऑब्वियसली जो वो उनको ज्यादा जो वो देनी पड़ती है। अब लेबर और कैपिटल इंटेंसिव नेवर मींस कि ओनली लेबर, या यू कैन से कि जो सिर्फ दिहाड़ीदार हैं उनको ही यहाँ पे बोलेंगे। अब यहाँ पे लेबर से मुराद वो सारी की सारी इवन सीईओज भी इसमें आ सकते हैं ऑफ द कंपनी, कि फॉर एग्जांपल किसी जो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर जो वो सीईओज की शॉर्टेज है तो इट मींस दैट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इज ओवरऑल टर्म कि जिसके अंदर जो वो आप एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है
कि एम्प्लॉयज इंटेंसिव, एम्प्लॉयज डिमांडेड हैं वहां पे। देन आ जाता है जी मैनेजमेंट फिलॉसफी। मैनेजमेंट फिलॉसफी मींस कि पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिकली फिलॉसफी क्या है, थीम क्या है, वो किस बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कितना लॉन्ग रन चलना चाहते हैं, वो एम्प्लॉयज ओरिएंटेड हैं भी या नहीं भी। सो इस वजह से जो वो मैनेजमेंट फिलॉसफी एक रीज़न हो सकती है। देन जियोग्राफिकल लोकेशन। अब लाहौर की मार्केट के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे सैलरीज यूजुअली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गुजरांवाला, ठीक है। और यही आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, आप जो वो नारोवाल चले जाएंगे तो वहाँ पे शायद जो वो इससे भी कम जो वो आपको मिल जाए, या किसी गांव में आप विलेज में चले जाएं तो वहाँ पे। और इस्लामाबाद में सबसे जो वो हाईएस्ट पेइंग जो वो ऑर्गेनाइजेशन है। सो जियोग्राफिकल लोकेशंस के अतबार से भी जो है वो, और जब आप इंटरनेशनली मूव करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं, तो वहां पे भी जो है वो ये रूल अप्लाई हो जाता है, वहां पे भी जो ये एक फैक्टर बन सकता है। देन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कंपनी या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो एम्प्लॉयज रिच होंगे, अगर वो लॉस में जा रही है तो एम्प्लॉयज जो वो लेस पेइंग एम्प्लॉयज होंगे, या आप उनको ये कह लें लो वेजेस एम्प्लॉय, या उनको सैलरीज के अंदर प्रॉब्लम रहेंगी, ठीक है। देन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के बाद आ जाता है साइज ऑफ द कंपनी के। यूजुअली लार्ज